All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Shitraj, hi Jyot, good morning. Can you guys see me, as in see the screen and hear me? Great, good morning Riya, hi Garima. Good morning Abhijit. All right. Great, so homework कर लिया सबने? Let me unmute, just give me one moment. हाँ. All right. फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव आई सपोज अच्छा गया होगा आप लोगों का. फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में थोड़े आपके डाउट्स रहे होंगे, राइट? सो क्विकली I'll just spend some time on those doubts. ठीक है. And I think वो वाला जो क्वेश्चन था ना, which we were discussing in the last class, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करा था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं कॉपी करा था. किसके डाउट डिस्कशन का पार्ट था वो? जेनिथ 1 के डाउट डिस्कशन का पार्ट था? नहीं. अभी तो करा था ना. तो शायद से 1 जून था. 1 जून? नहीं नहीं नहीं, 1 जून के तो पहले होगा, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम के पहले ही था. हाँ, ये रहा. करेक्ट. सो इस वाले क्वेश्चन का अगर आपको अब आपने अटेम्प्ट लिया होगा तो आपको समझ में आएगा व्हाट वुड बी द आंसर. Because the energy provided is not sufficient to excite the electron to a higher energy orbit. तो क्या होगा? There will be no interaction. The electron will remain in the first shell only. ठीक है, समझ में आया चित्राक्ष? Sir, I didn't understand. Can you repeat it? ठीक है. All right. हाँ हाँ, तो और बता दो मुझे डाउट्स. So from the FBO section of the booklet, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में से एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? वैसे तो मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करे थे, बट समथिंग यू वुड वांट टू डिस्कस, क्लैरिफाई? सर 25th क्वेश्चन. हाँ, चैट पे लिखते जाओ, चैट पे लिखते जाओ, अदरवाइज यहाँ पे एकदम क्लटर हो जाएगा. 29, 21. ऑलराइट, देन आई हैव 30 and 34, and then 26th. ठीक है. 24, 25, 27. ओके. 33, 34 तो आ ही गया है, 29 भी आ ही गया है, 21 भी आ गया है, 31 भी डाला है. ठीक है, 35 एंड 36 भी डाल दिया है. ठीक है. सो आई अंडरस्टैंड खूब सारे डाउट्स आ गए हैं आप लोगों के, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे भी हुए हैं, देखे भी हुए हैं, बट दैट्स ओके. स्टार्टिंग में वो चैलेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग होपफुली ये रियलाइज कर रहे हो अब दैट कितना अंतर है 10th क्लास की पढ़ाई और 11th क्लास की पढ़ाई में. ऐसा अंतर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या सब सेम? बहुत ज्यादा सर. बहुत ज्यादा अंतर फील हो गया, अचानक से एकदम ज्यादा फील हो गया. सर मैंने पूरे 10th में इतना होमवर्क नहीं किया जितना मैंने 1-2 वीक में किया है अभी तीनों सब्जेक्ट में. तो आप मतलब अभी मतलब नॉट टू ब्रेक योर हार्ट, बट अभी हम लोग रिलैक्स स्पीड पे चल रहे हैं. लाइक
this level of तो सर बट इट्स ओके, मतलब मैंने खुद चूज किया है ना अपने लिए, तो इट्स फाइन, मतलब इट्स नॉट फोर्स कि मेरे को जबरदस्ती बिठा के कराया जा रहा है. हाँ, that is a really nice thing to say and nice thing to acknowledge. And इसमें इसीलिए हम लोग अभी एक लर्निंग कर्व बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं. लाइक आप लोगों को आदत पड़ती जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से डेप्थ में जाया जाता है सब्जेक्ट्स की, ठीक है. एंड फिर आप प्रायोरिटाइज करना सीख जाओगे, मतलब देन आई थिंक अब आपको शायद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे दैट जो आपके सीनियर बैच या उनके जो और भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बोलते थे कि जेई की पढ़ाई के लिए हम लोग दिन के 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठ के पढ़ते थे. क्लास होती थी उसके बाद भी हम लोग 6-7 घंटा बैठ के पढ़ते थे. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट वो इतना क्यों पढ़ते थे, क्योंकि उनको इतना वर्कलोड मिलता था टू मैनेज. तो आपके साथ में भी अब धीरे धीरे ऐसा होगा. एंड आप जितना रेगुलर रहोगे ना, जितना टाइमली चीज़ें कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे आज का होमवर्क अगर कोई नहीं करा है, ठीक है, और वो यहाँ पर अभी हमारे साथ डाउट डिस्कस नहीं करेगा या करेगी, तो फिर उसका ये बैकलॉग रह जाएगा, ठीक है. अब देन इट विल बी एन ओनस ऑन देम कि कैसे उस बैकलॉग को सॉर्ट करें. एंड जो इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आलस दिखा गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब होमवर्क नहीं करा, डिस्कस नहीं करा, डिस्पाइट बीइंग गिवन सो मच टाइम एंड वार्निंग्स दैट आई हैव बीन पुटिंग ऑन द ग्रुप, तो फिर वो इंसान आगे भी मतलब वही आदत के ढीठ रहेंगे. इसीलिए मैं स्टार्ट में इंसिस्ट करता हूँ दैट आदत चेंज हो जाए, बिकॉज स्टार्टिंग में आप लोग मोल्डेबल होते हो. थोड़ा आपको अगर पुश करा जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तो सम ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज दैट एंड लाइक इंश्योर कि आपकी सही हैबिट्स डेवलप हो रही हैं. कुछ होते हैं चिकने खड़े. चिकने खड़े सुनिए आपने कहावत, मुहावरे. व्हाट इज चिकना घड़ा? किसने नहीं सुना? बहुत अंग्रेज हो यार तुम सबके सब. पूछना. सर डी. हाँ, ये कौन है? ये लड़के ने ढीठ वर्ड यूज करा यार. ये मतलब मुझे लग रहा है कि एक प्रॉपर देसी बंदा है. कौन है ये? घर पे खूब ढीठ बोला है तुमको, ऐसा लग रहा है मेरे को. ऐसे दिल से आवाज आई तुम्हारे. तो जो चिकने खड़े हैं, जो अभी भी बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, उनको बाद में दिक्कत आएगी. सो यहाँ पर नोटिस करना, इन द 21st क्वेश्चन कैसा बोला जा रहा है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर करस्पॉन्डिंग टू विच फोर्थ ऑर्बिट वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट ऑर्बिट. सो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Z वुड फिट इनसाइड. फिट इनसाइड का मतलब क्या होगा? लेस देन रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, राइट. सो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय Z, n स्क्वायर बाय Z, एंड ये हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय Z. सो यहाँ से आई एम गेटिंग दैट Z शुड बी ग्रेटर देन 16, ठीक है. तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, now can you see why we have D option as the answer? Because inside fit करने के लिए यहाँ पे inequality use करिए, तो 16th would be like exactly equal, not fitting inside. That's why this is the appropriate answer amongst the options that are given to you. ठीक है? All right. So what if it was fit that the orbit fit exactly तो with फिर the आप first? 16 Then answer choose would be करोगे. 16, right? हाँ. Okay, sir. मैं कर दूंगा चित्राक्ष. I will do that. 29th क्वेश्चन देख लो. 29th क्वेश्चन में, हाँ, 29th is a good question. 29th is a good question because you will learn something new from this question that वैसे तो I have highlighted in our discussions before, but not something which would have stuck with you.
नाउ नोटिस करना यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है, राइट, उसका डिस्कशन पूछा जा रहा है दैट हाउ इज इट रिलेटेड टू आर. तो L इज इक्वल टू एम वी आर इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, राइट. एंड इसको देखकर you might say that L is directly proportional to R, and then you will look at the options. None of the options are matching, right? Sir, we will equate electrostatic force of attraction to a centrifugal force, right? हाँ, वो तो इसके डेरिवेशन में जाता है, जब हम बोर्स मॉडल के डेरिवेशन में जाते हैं. बट मैं आपको पहले जो गलत चीज करते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ. दैट मेनी स्टूडेंट्स डू दिस इज गड़बड़. वाई? बिकॉज V is not constant. Whenever I write something is proportional to something, तो बाकी जो चीजें रहती है इक्वेशन में वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. Otherwise you can't write that proportionality, right? तो ये चीज सबसे पहले समझ में आई. For all those students who are wondering that why isn't the answer L directly proportional to R. ठीक है. So यहाँ पर when we are again looking at the formula L is equal to mvr, we realize that m is constant. That's not really a problem. V is actually a variable, ठीक है, and R is also a variable, right? So is there a way for me to put V in terms of R? Is there a way to put V in terms of R so that I get relationship between L and R only? है कि नहीं? समझ में आया थॉट प्रोसेस क्या करना है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. So now do you know that MVR was NH upon 2 pi? है कि नहीं? Yes, sir. So यहाँ से can you put that R will be equal to NH upon and in fact what I would get is यहाँ पर इनफैक्ट आप ऐसे कर सकते हो. Sir, हाँ, मतलब आप L को डायरेक्टली NH अपॉन 2 पाई से इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, where this is all constant. ठीक है. And you also remember simultaneously that R was proportional to n square, right? L is proportional to n and R is proportional to n square. So what is it that these two are helping us understand the relationship between L and R? So you can say that L would be proportional to square root of R, है ना? ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है. या फिर I could have figured out some way in which मैं ये वाला इक्वेट कर सकता हूँ k z e square by r is equal to mv square by r, k z e square by r square, ठीक है. तो यहाँ से मैं ये v को r के टर्म्स में पुट करके भी कर सकता हूँ, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी डू दैट एज बोथ द मेथड्स, ठीक है. सो since
k z e square by r square was mv square by r. ठीक है, रेफर बोर्स मॉडल डेरिवेशन. अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो एक बार आप डेरिवेशन में चले जाओ, एंड यहाँ से what you can see is that I will get v in terms of r. कितना आ रहा है v? k z e square upon m r का स्क्वायर रूट, है ना. So I substitute, thus L is equal to m r into v, और v की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ? k z e square upon m r. So if I adjust all of it, ठीक है, तो यहाँ पर कैसा मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसको मैं अंदर ले लेता हूँ, एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा दिख रहा है, राइट. एंड दिस एम के जेड एटसेट्रा ये सब कांस्टेंट है. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एटम दिया हुआ है ना. आर चला जाएगा ना, लाइक ऊपर आर रह जाएगा ये. हाँ सॉरी, ऊपर आर चला जाएगा, नीचे नहीं आर रहेगा. एम स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर गया ना, तो ये Yes, sir. ऊपर आर आएगा. माय बैड. हाँ, वो क्या है, मैं जानबूझ के ऐसी गलतियां करता हूँ ताकि आई शुड बी एबल टू सी वेदर यू गाइज आर स्लीपिंग और नॉट. ओके सर. ठीक है, so you can see from here that L is directly proportional to root r. ठीक है, another would be this method 2. आप ऐसे भी सोच सकते हो. This comes as a shorter one, but I don't think so कि आपको method 1 या method 2 दोनों में से कोई भी स्ट्राइक करा होगा. So, हाँ, so I did it by another method, as in the direct formula of r. In that there is n square by 4 pi square. हाँ, 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 हाँ. So then, when we square root, so n square by 4 pi square is equal to r. So then, when we square root on both sides, it will be nh by 2 pi is equal to r, and nh by 2 pi is equal to L. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है, अब वो आपको इसलिए स्ट्राइक करा क्योंकि आपको आर का फॉर्मूला याद है. मैं तो बिल्कुल याद नहीं रखता हूँ वो लंबे लंबे वाले ऐसा फॉर्मूला. मुझे याद नहीं, मैंने पूरा डिराइव किया वापस. अच्छा, गुड, एक्सीलेंट. मल्टीपल वेज में ला सकते हैं आप, ऐसे भी ले आए, अच्छी बात है. ठीक है, चलो 30th क्वेश्चन देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? Yes. हाँ, ठीक है. 30th क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा फंसी रहूंगा. लाइक आई वोंट लेट गो ऑफ द पर्सन हु आस्क्ड 30th क्वेश्चन. कौन है वो पापी? आर्यन संजय देसाई एंड अश्लेषा. अब आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट करो दैट व्हाई शुड आई डू दिस क्वेश्चन. आर यू देयर अश्लेषा? Yes, sir. अब दिक्कत ये है, देखो ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में करा हुआ है, दैट मीन्स आपको आना चाहिए. सो अगर आपको नहीं आया है, इट्स ओके, बट देन आई नीड अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन फ्रॉम योर साइड दैट व्हाट इज इट दैट यू डिड नॉट गेट पर्टिकुलरली. बिकॉज अगर आपने ये क्वेश्चन जस्ट पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे सॉल्व नहीं हुआ और फिर आपने उसको अपना डाउट बना लिया, तो दैट मीन्स आप लेजी हो रहे हो. You are not putting in the required amount of effort. You did not go and check your notes, see, because similar sounding question या similar अगर आपको याद भी नहीं है तो एटलीस्ट आप एक बार होमवर्क करने के बाद नोट्स तो रेफर करोगे ही ना, to see how can this doubt be answered. तो क्या आपने वैसा करा या नहीं करा? तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है.
हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ते ही गिव अप मार दिया? Yes. हाँ, तो ये चीज अब अपने को देखो चेंज करनी है. This is something which is an attitudinal change that needs to come about, because आगे ऐसी ही चीजें होंगी. ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राइट? सो वो जमाना गया जब आप क्वेश्चन पढ़ते थे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में लाइक यू न्यू कि ये स्टेप 1 होगा, फिर ये स्टेप 2 होगा, और ये स्टेप 3 होगा, और फिर उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा. ऐसा होता था ना बोर्ड एग्जाम्स में. मतलब क्वेश्चन इतने देखे देखे से रहते थे कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे याद था कि हाँ इसके सारे स्टेप्स ये होंगे. ये जो थॉट प्रोसेस है ये अब काम नहीं करने वाला है. ठीक है, यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें देयर इजंट अ पर्टिकुलर मेथड कि ऐसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो उसके लिए व्हाट इज द वर्क अराउंड? ठीक है, क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगा सकते. क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगा सकते तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट मोर टाइम एंड एफर्ट of our revisions into problem solving rather than just looking at the formulas or the theory part. तो कैसा है जब आपको नोट्स में ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, क्या आपने ऐसा वाला क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में कराया था आपने एक बार दोबारा खुद से अटेम्प्ट करके सॉल्व करा था? ऑनेस्टली बताना, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट मैं लाइक दिल पे ले रहा हूँ या एनीथिंग. ठीक है, बिकॉज आई रिमेंबर डूइंग दिस क्वेश्चन इन द क्लास. ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वाला और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन वाला, राइट? तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. याद आ रहा है? Yes. तो आपने करा था दोबारा ये क्वेश्चन एक बार while doing? सर मुझे मिला ही नहीं, मैं एक्चुअली समझ नहीं आता कौन से वाले नोट्स में ढूंढा, बट आई डिडंट गेट. नहीं, मैं इस टाइम की नहीं कह रहा हूँ कि आपने अभी होमवर्क किया और होमवर्क करने के बाद में आपने वापस से क्वेश्चन देखा. मैंने कहा कि जिस दिन मैंने पढ़ाया था, सो 29 मई को मैंने ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया था, राइट? सो आई एक्सपेक्ट that after we are done discussing concepts in the class, discussing questions in the class, मेरा expectation है that आप ये सारे questions फिर से दोबारा खुद से try करोगे. ठीक है, and you will make sure that you don't just understand कि क्या करा है, ठीक है, बट कैसे करा है वो भी आपको समझ में आए. ठीक है, कैसे सर ने सोचना शुरू करा. by reading this question, what are the points that came to his mind that made him write all of this? So are you getting my point that there is a difference between knowing what is the solution and knowing how to do the solution? तो आप how वाला पार्ट सीखना है ना यहाँ पे. Yes, sir. क्योंकि एक भी क्वेश्चन, जो भी बुकलेट का सारा क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन का आपको ऑनलाइन आंसर मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू टाइप 4-5 वर्ड्स ऑफ दैट क्वेश्चन इन गूगल, एंड आजकल एल्गोरिथम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपको कहीं ना कहीं से उसका सोल्यूशन फेच करके दे देंगे. तो आप उस पर्पस के लिए थोड़ा ना आए हो कि व्हाट इज द सोल्यूशन देखने के लिए. जो 400-500 रुपए की HC वर्मा बुक मिल रही है वही कंटेंट आपको फिजिक्स में भी पढ़ा रहे हैं, राइट? उसके लिए आपके पेरेंट्स ने कितना थाउजेंड और लैक्स में रुपीस खर्च कर रहे हैं ना. तो वो इस पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं दैट यू ऑल्सो आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम अप विद दोज सोल्यूशंस, नॉट जस्ट नो व्हाट आर दोज सोल्यूशंस, राइट? तो वो हाउ वाला पार्ट आने के लिए आपको ये बेसिक हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज दैट हैबिट? आफ्टर द क्लास इज डन, whatever you have studied in the class must be revised. ठीक है, 29 मई को क्लास खत्म हुई है तो 29 मई के 29 मई को या फिर उसके नेक्स्ट डे you need to revise what was done in the class. And what do I mean by revise? I mean resolve.
whatever was done in the class in physics, in maths, in chemistry, you need to resolve those questions and really get a grip कि हाँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. ठीक है? And this is not something which I am just talking to Ashlesha. I hope everyone else who is facing this kind of a problem recognizes its importance. ठीक है? Otherwise improvement नहीं आएगा ना. Improvement लाने के लिए habit develop करनी पड़ेगी. Otherwise what is happening is that you are relying only and only on your intelligence. कि मुझे जितना याद आया, जितना मेरे दिमाग में एक बार में फिट हुआ, उतना के हिसाब से मैं आंसर कर लूँगा. ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, जेई की पढ़ाई डिफरेंशिएट्स बिटवीन इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु आर इन दिस ओवर कॉन्फिडेंस कि हम लोग आज तक 10th क्लास तक तो लाइक एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ के ही 90-95% लेके आते थे, तो अब क्या नया हो जाएगा? वी विल स्टिल बी एबल टू डू दैट. तो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, बिकॉज जेई की पढ़ाई में आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना पड़ेगा. You can't rely on last moment studies. ठीक है? Is that clear? So now अगर आप ये वाला क्वेश्चन नोट्स में एक बार ढूंढते टटोलते, ठीक है, या फिर आपने दोबारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होता तो आपको शायद स्ट्राइक करता. ठीक है? दैट अच्छा ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड जैसा कुछ सर ने क्लास में पढ़ाया था. ठीक है? तो यू वुड रियलाइज दैट ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड वाला पार्ट कैसे डिस्कस हम लोग करते थे. एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता था? 2πr/v, राइट? सो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? राइट, दैट इज द रेवोल्यूशंस पर सेकंड, राइट? सो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. तो v/2πr आ जाएगा, राइट? एंड यू रिमेंबर दैट v वाज प्रोपोर्शनल टू z/n एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, राइट? ये बोर्स मॉडल से आपने सीखा था. सो यहाँ से यू विल गेट टू नो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? z²/n³. अब इसके आगे आप कर लोगे क्वेश्चन? ठीक है? अब इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको अप्रोच सिखाया ना, कैसे केस ए केस बी लेते हैं, रेशियो लेते हैं, ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा एंड यू गेट द रिलेशनशिप. ठीक है आर्यन, हो जाएगा? ऑल राइट. देन 33 and 34. ओके, ठीक है. 33 में भी एंड 34 में भी आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम आया होगा कुछ स्टूडेंट्स को. ठीक है? बट डोंट लीव द क्वेश्चंस जस्ट बाय लुकिंग एट देम. एक अटेम्प्ट में छोड़ दिया. ठीक है? आप ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने. ठीक है? अब आप बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो फॉर्मूला मुझे कुछ याद ही नहीं है. इन द सेंस सर ने बोला था दैट ये आर का, वी का और ई का फॉर्मूला याद रख लो. ठीक है? बट ऐसा कोई फोर्स का फॉर्मूला तो सर ने याद नहीं करवाया, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. You are correct to say that. But did you bother to go into your notes? I'm getting answer 16.9. देख लेते हैं आपका आंसर अलग क्यों आ रहा है. ठीक है? But those who did not go further after reading this question, I am asking them to go a little bit further. Don't give up on the question by just looking it in the first attempt and then saying कि अच्छा अब ठीक है सर हैं ही ना, बैठे हैं, बता देंगे क्या करना है. ठीक है? आपको एक बार अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने नोट्स को टटोलना चाहिए. ठीक है? द मोर यू गो थ्रू योर नोट्स, द बेटर यू विल get a feel of them. You will get more and more accustomed to them, right? So आप जाओगे अपने नोट्स में ढूंढने कि सर ने कहाँ पर कराया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ऐसा कुछ. आप लास्ट 2-3 क्लास के नोट्स एक्सप्लोर करोगे, right? क्योंकि उसमें से होमवर्क मिला था. तो आपको रियलाइज होगा कि अरे यहाँ पर सर ने कभी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली टर्म दिखाई थी, पढ़ाई थी. ठीक है? एंड जब तक आप लोग नोट्स में नहीं जाओगे तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा ना, बिकॉज दिस वाज समथिंग व्हिच वाज टॉट एड हॉक बेसिस पर. एड हॉक मतलब आई हैव नॉट रियली टॉट द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना. ये जस्ट मैंने यहीं पर एज एन समझाया, बताया और फॉर्मूला डिस्क्राइब करके छोड़ दिया था. ठीक है?
So I'm not blaming you for not being able to remember it, but I will blame you for the fact that you showed that laziness. You did not went into checking your notes and figuring out कि कहीं ना कहीं तो ये कराया होगा, ठीक है? And that's a difference between successful students versus other students, that students who tend to do better aren't the ones who give up easily. They actually put that time and effort into this process, ठीक है? That is their priority. मतलब आप में से कई लोगों की प्रायोरिटी इनफैक्ट उल्टे तरीके से है. आपका ऐसा है कि फटाफट फटाफट कैसे जैसे क्लास का टाइम खत्म हो, होमवर्क खत्म हो, उसके बाद मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लाइक ये समथिंग देखना है, वो समथिंग बनाना है, ये समथिंग खेलना है. आपके दिमाग में वो चीज़ एज अ प्रायोरिटी चल रही है. You are thinking of those rewards first rather than doing that homework and trying to understand that putting that effort into it as a priority, ठीक है? And वो होता है, मतलब starting with, that is why I am more insistent. I am having these talks with you so that you realize the importance of prioritizing your acads first, ठीक है? It's all a connected thing. So अब आपने यहाँ पर ये देखा force of attraction यहाँ पे लिखा हुआ है, and you can see that it is written as kz e into e upon r square, ठीक है? सो आप बोलोगे कि ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करा जाता है, तो देखते हैं क्या होता है. सो यू विल कम अप विद दिस सेइंग दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सर ने बताया था, ठीक है, इट वाज के जेड ई इंटू माइनस ई था, बट दैट माइनस साइन बेसिकली रिप्रेजेंटेड द अट्रैक्टिवनेस, ठीक है? दैट माइनस साइन रिप्रेजेंटेड attractive nature of force. So I will just be focused upon how to establish the proportionality. Now अब आपको याद आएगा that r was proportional to n square by z. वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो कैन यू सी बाकी तो कांस्टेंट है ना, k e ये कांस्टेंट है, तो यू गेट दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन और z क्यूब अपॉन n की पावर 4, है कि नहीं? If you put that over here, ठीक है, यहाँ तक आया था आपका. अब Right. इसके बाद में आप कह रहे हो केयरलेस मिस्टेक हो गया, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो डिस्कस कर लेते हैं. पहला केस क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? F बोल रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है, राइट? सो फोर्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो इनका अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ तो ये कैसा दिख रहा है? Just give me 1 minute. सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस. सो अभी कैसा रहेगा ये? 3 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 अपॉन सॉरी 3 क्यूब अपॉन 2 की पावर 4 एंड 1 क्यूब अपॉन 1 की पावर 4, राइट? सो ये 27/16 आ गया ना, राइट? कैसे करना है, समझ में आया? How you got Z cube? ऊपर एक z ऑलरेडी है ना?
और ये r का स्क्वायर नीचे करा तो z स्क्वायर ऊपर चला गया, Yes, sir. Got it. Got it. I didn't saw that. Z. है ना, ये z है ना यहाँ पर, इन दोनों को नोटिस करना है। All right. Then 34th. So in this question, I did like work is equal to force into displacement, and I took work as energy. Therefore, like actually, I did get the constant z cube upon n square, and I was able to guess the answer. But then there were two things like minus 1.36 and 0.529, which were not getting cancelled. So, like which I found out later on, like after. So, नहीं, is it cancel out wrong to तो that? cancel out तो होंगे ही सही ना, Yes, sir. मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे दोनों केस में। Yes, sir. So, like, is it the right way to do that? Yeah, मतलब so you can try multiple ways. So rather than doing this, force of attraction में ये electrostatic वाला लिखूं, ठीक है, I could have used the other formula mv square by r, उसके बराबर है ना ये, Yes, sir. तो मैं वो तरीका भी यूज कर सकता हूँ, where I will then say that v is proportional to z by n and r is proportional to n square by z. If I put them over here, can you again see I am getting z cube upon n की power 4? Yes, sir. ठीक है, और भी तरीके हैं जिससे आप सोच सकते हो, कर सकते हो, दैट्स ओके, है ना? Yes, sir. Thank you. ऑलराइट। अच्छा, ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी आपको नहीं समझ में आया होगा, बट मैं एक हिंट देकर आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है, हिंट देकर आप लोग फिगर आउट करना इस चीज़ को। सो आप लोगों को एक्सेलरेशन का पार्ट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज लाइक आपके दिमाग में टिपिकली F इज इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन का आप डिस्कशन करते हो, ठीक है? I tried velocity upon time also, पर कुछ आया नहीं। नहीं आएगा, मतलब what you will have to do is like b upon टाइम पीरियड आप लोगे ना, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना था, 2 पाई r अपॉन v, तो ये ऐसे v स्क्वायर बाय r के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। सो वो आपको स्ट्राइक नहीं किया होगा, बट मैं आपको इस तरीके से एक हेल्प दे देता हूँ दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सर आंसर ए है क्या? नहीं ए तो नहीं रहेगा, C option. तो आप यहाँ पर जैसा आपने ऊपर फोर्स के बारे में सीखा था, तो वैसा ही प्रोपोर्शनैलिटी आप एक्सेलरेशन के लिए यूज कर सकते हो। ऑल्दो आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, बाद में जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, तो सर्कुलर मोशन में आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी बताएंगे दैट व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसा हूँ, ठीक है, मतलब जैसे आप सिंपल तो पढ़े हुए हो, लीनियर मोशन पढ़े हुए हो, लीनियर मोशन में आपको पता है स्पीड का क्या मतलब होता है, ठीक है, लीनियर मोशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पीड, सर्कुलर मोशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड, ठीक है, वो क्या होता है एंगुलर स्पीड वो आपको बाद में बताएंगे। लीनियर मोशन में होता है समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम, ठीक है, वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया हुआ है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर वैसे ही आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है लीनियर मोशन में, यहाँ पर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ अभी आपके लिए, बट ये आपके साथ में विद टाइम धीरे धीरे बिल्ड हो जाएंगे। अभी द शॉर्टकट दैट आई एम गिविंग यू इज दैट just take force and acceleration to be proportional to each other, ठीक है। So then, so what do we do next? हाँ, so now आपने पिछले क्वेश्चन में फोर्स का प्रोपोर्शनैलिटी निकाला था, Z cube upon n. right? So from previous question you get that force was proportional to z cube upon n की power 4,
So you can use the same over here. Acceleration will be proportional to z cube upon n की power 4. ये आप यूज कर लो और आगे बढ़ जाओ. Yeah. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. But sir, could we do it by that v square upon 2 pi method, because that's what I started with. कौन सा वाला v? अच्छा, आपने v अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन लेकर. हाँ सर. हाँ ठीक है, उससे भी आएगा, उससे भी आ ही जाएगा. Sir, can we take the electrostatic force of attraction as the centripetal force and then do it that way? हाँ हाँ बिल्कुल. ठीक है, गुड. मल्टीपल वेज से आप सोच पा रहे हो, अच्छी बात है. ऑलराइट, सो 24, 25, 26, 27 लाइन से 4 क्वेश्चन है. 24, 25, 26, 27. तो ये तो मतलब आई थिंक दे आर इजी टू डू. ये डाउट नहीं होने चाहिए. 24th वाले में कैसा है? Which state of beryllium 3 plus has the same orbit radius as the ground state in hydrogen? The radius of nth orbit of beryllium 3 plus is equal to radius of first orbit of hydrogen. इसमें कहाँ अटक गए आप? मतलब I don't think this is a worthy doubt. मतलब अगर ये क्वेश्चन आपका डाउट आ रहा है तो फिर आप लाइक ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो. Then you are being supreme lazy. ठीक है, इवन इफ यू मेड सम केयरलेस मिस्टेक एंड आपका आंसर नहीं मैच करा तो भी यू ऑट टू पुट दैट एफर्ट एंड कम अप विद द आंसर ना. अगेन डिस्कस्ड इन क्लास. सो जिसका भी ये डाउट था, ईदर यू कम अप विद अ मोर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन विद मी और आई विल नॉट रीडू दिस क्वेश्चन. You need to tell me that what is it, where is it that you got stuck. Sir, why is the D1 incorrect? हाँ, तो ये हुआ ना अच्छा डाउट. That why is the D1 incorrect? I understand that V and N are inversely proportional to each other, but this is also something which is representing that as N increases, V decreases. है ना? Yes, sir. However, the equation is a linear one. Can you see the graph is linear? है ना? Yes, sir. So implies Y is equal to mx plus c का रिलेशनशिप है ना? एंड ये जो m है वो क्या होता है? स्लोप. एंड कैन यू सी द स्लोप इज नेगेटिव ओवर हियर. ये जो थीटा रहेगा ये मोर देन 90 डिग्री रहेगा ना. implies tan theta is less than 0. ये इतना ट्रिगो पढ़ा है आपने? Right, so is that the relationship between V and R, which the graph is saying? समझ में आया? Sir, so in this graph, we cannot say that V is inversely proportional to N. नहीं, गलत हो जाएगा. You can say this, that as n increases, V decreases, but saying that it is inversely proportional would be mathematically incorrect because that inverse proportionality is reserved for a particular type of relationship. ठीक है? Yes, sir. All right. 26th भी मैं नहीं करूँगा. 26th is in fact something that we have done in the class. Twenty-sixth should have been done by you. If your answer is not matching, then maybe आपने कुछ calculation में screw up करा, दोबारा calculation करके देखो. But put that effort in.
27th में, हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा sometimes the language isn't clear to students, but you remember quantum theory of light. Quantum theory of light के हिसाब से you understood that energy is equal to n h c by lambda, ठीक है, और you can say n h c and 1 by lambda क्या होता है, वेव नंबर, है ना. तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ना कि 10 upon h c and wave number is equal to the number of photon. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. देन 31 and 35 and 36. 31, is it something similar to again what we have done in class? ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, याद आ रहा है? बस मैंने ये टोटल को काट के काइनेटिक एनर्जी लिख दिया था. So you remember kinetic energy was equal to minus total energy, है ना, right? Kinetic energy was written as plus 13.6 z square by n square, and total energy was written as minus 13.6 z square by n square, right? इसको यूज कर लो, right? Kinetic energy of the fourth orbit in hydrogen, ये क्या हो जाएगा, plus 13.6 into 1 square by 4 square, and दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं एप्सिलॉन, मतलब ये एप्सिलॉन या जो भी यूरो का सिंबल है. एंड दूसरा क्या फिगर आउट करना है मुझे, टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, तो वो क्या होता है, minus 13.6 into z square by n square, right? तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन रहेगा एज इट इज. सो कैन यू सी दैट द क्वेश्चन मार्क इज कमिंग आउट टू बी 1 minus 144 times this euro symbol. समझ में आया? Yes, sir. नहीं ठीक है, आप मल्टीपल तरीके यूज कर सकते हो. यू डोंट नीड टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट वन वे दैट आई हैव डन ओवर हियर. There are multiple ways in which you can do this question. As long as you are getting the correct answer, it's okay. Okay, and you have arrived at it in a step-by-step logical fashion. Okay. Then 35 and 36. 35 and 36 में ये तो वो diagrams अपन ने बनाए थे ना? Didn't you see those diagrams that we had drawn in the class? Again, laziness at its best. Sir, I had to ask which atom's orbit is required in this question. Doesn't matter ना, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हमने ये देखा है ना that R is proportional to n square and V is proportional to 1 by n, या एनर्जी आई शुड से, एनर्जी के बारे में पूछा है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू minus 1 by n square. ठीक है, फिगर आउट कर लोगे अब? Sir, thank you. ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए हमने करा था. ठीक है, हाँ कर सकते हो आर्यन, जस्ट टाइम ज्यादा लग जाएगा, एफर्ट ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. हाँ अभी ये वाला जो क्वेश्चन था 32 वाला, इसमें कुछ डाउट पूछ रहे थे?
आई थिंक दुर्गेश ही पूछ रहा था, इसमें क्या नहीं समझ में आया था? नो सर, क्लियर, ऑल क्लियर। आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं है इसमें 32 वाले में? नहीं सर। ठीक, ऑलराइट। 34th में क्या पूछ रहे हो ध्रुव? हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो ध्रुव। So, sir, how is it dependent on, how is it directly proportional to force? हाँ, नहीं, सो उसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है? Okay, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन कम्स इन। Okay, sir. ऑलराइट, नाउ हाँ, नहीं ठीक है, आप 32 को कैसे करोगे और डिफरेंट मेथड से, बताओ दिव्या। हाँ, इसमें बेसिकली आपने जब करा होगा, I equated the energies and I got 4 times energy of hydrogen is equal to E2. हाँ हाँ I got the answer as n square is equal to 1. So n is equal to first orbit. हाँ, मतलब आपको डेसिमल वैल्यूज मिली होंगी ना इनफैक्ट जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे। Yes, sir. हाँ, तो वो डेसिमल वैल्यूज वुड हैव बीन इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, तो वो फर्स्ट का फर्स्ट में रह जाएगा। So, sir, whenever we try to calculate and it's not a perfect square, we just assume that it will not jump. हाँ, Right. इट हैज टू बी एटलीस्ट वेरी वेरी क्लोज टू अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हो सकता है क्वेश्चन का डेटा में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हो, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू गेट अ वैल्यू ऑफ से 3.9 या 3.98, तो आप ठीक है मान लेना कि ये 4 ही है, बट इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक 1.3 देन दिस इज श्योरली समथिंग नॉट एन इंटीजर के, मतलब जो आप राउंड ऑफ कर सको। Okay, sir. Thank you. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और पढ़ा लेता हूँ आपको, ठीक है, देन फिर हम लोग बाद में FBS का डिस्कशन कर लेंगे। We have some half an hour with us, so let's spend that time into studying a bit more. Otherwise, पीछे का पार्ट रह जाता है। हाँ बोलो। So you had given us a homework of those 15 questions of Bohr's model also. हाँ ठीक है, कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। अभी तो इस वीक में और कोई क्लास है हमारा संडे को? नहीं ना? डू वी हैव अनदर क्लास? No, sir. Directly Tuesday, sir. नेक्स्ट वीक आ रहा है ना? ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, अदरवाइज फिर क्या आपके पास में कुछ होमवर्क वगैरह करने के लिए रहेगा नहीं, और and I don't want your weekend to be ruined with no homework. There must be some homework that you should do. Okay, sir. All right, so let's continue with our discussion of atomic spectrum from previous class. Now I was discussing this validation of Bohr's model from atomic spectrum, right? So क्या हुआ था पहले, experimental observations आई थी, different wavelengths of radiations were collected from the emission spectrum of hydrogen, and then Bohr's model explained those values, that why those values are being observed. ठीक है, say Bohr's model provided a calculation for these wavelengths, right? Now notice करना, apart from remembering this expression of how to calculate the wavelength in the emission spectrum of hydrogen, there is another formula that I would want you to go through. That formula was in fact something that came before Bohr's model. So there was this scientist called as Rydberg. I don't remember the full name. And what happened is, by looking at the spectrum, the data that was there for not just hydrogen atom but for other atoms also, what he figured out was a pattern. And in that pattern he figured out that ये जो different data points observe हो रहे हैं, these are coming out to be proportional to
1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where n1 and n2 are some natural numbers. Okay, just by looking at the values of wavelength, there was this observation that he could come up to. And then he converted this proportionality from the data. He converted this proportionality into a mathematical equation, and that is written in the following form, that 1 by lambda, also called as wave number, okay, for any single electron species was equal to RH into Z square, where RH will be a constant, Z will be the atomic number, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So this is also a formula which is quite popular, quite commonly used when computing the wavelength of spectral lines. ठीक है, so इस formula को भी आप लोग ध्यान रखोगे. Wave number or wavelength of the photon corresponding to the de-excitation from n2 to n1. ठीक है, from some higher n2 to some lower n1. जब de-excitation हो रहा है तो जो photon emit हो रहा है उसका wavelength या wave number can be determined by this formula. RH stands for Rydberg constant. ठीक है, that Rydberg constant का value you can remember either the SI unit or the centimeter unit. SI unit में the value is roughly 1.1 into 10 की power 7 meter inverse. और अगर थोड़ा सा और accurately जाओगे, ठीक है, so ये 109, I think 109678 ऐसा कुछ रहता है, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसा कुछ रहता है. ठीक है, spectral lines are those radiations only, ठीक है, that we are observing in the spectrum of a sample. ठीक है, Z stands for the atomic number. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोगों को? So there are two formulas that you can use to compute the wavelength of any spectral line corresponding to any de-excitation happening in a single electron system. ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ. ठीक है, आई थिंक एक रिकैप की ज़रूरत है आप लोगों को. लास्ट क्लास में हम लोग अटोमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे, एंड बाय डिस्कसिंग व्हाट इज मेंट बाय स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स, हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे. एंड हाइड्रोजन का अटोमिक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कुछ इस तरीके से, राइट, that corresponding to the different de-excitations that can happen in a hydrogen atom, there are various radiations, various photons that are emitted, and they can be properly organized and studied in this way. याद आ रहा है? These are called as different spectral series, right, and each of these lines is called as a spectral line. ठीक है, basically this is actually, so not these are not the spectral lines. In fact, spectral lines are the ones which are observed over here. ठीक है, these are called as spectral lines. ठीक है, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें ये ऐसे वेवलेंथ्स ऑब्जर्व होती हैं, इनको हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं. बट ये स्पेक्ट्रल लाइंस किसको करस्पॉन्ड करती हैं? दे करस्पॉन्ड टू दीज डी एक्साइटेशंस ओनली, राइट. दीज आर द वेरियस डी एक्साइटेशंस. These de-excitations, they have been properly organized in front of you, and you have been given the names of these different de-excitations, है ना? So अब अगर मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर de-excitation का करस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगा उसका वेवलेंथ निकालने के लिए बोलूं तो आप कर सकते हो ना? If I ask you that ये जो de-excitation हो रहा है, ठीक है, से
ये वाला n equal to 6 से n equal to 3. Can you get me the wavelength of the photon emitted during this de-excitation? Of course you can. ये अपन ने practice भी किया है in previous classes. You will compute the energy gap between these two and equate it to hc by lambda. Come up with the value of lambda. है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. So वही चीज मैं आपसे यहाँ पे करवा रहा हूँ. That एक तो तरीका ये था जो हम लोग सीखते हुए आ रहे थे. ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन से. एंड दूसरा तरीका जो एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, इज दिस एम्पेरिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड एज द रिडबर्ग इक्वेशन, जिससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आता है. इनफैक्ट आई विल मेक यू प्रैक्टिस बोथ ऑफ दिस फार्मूला. ये दोनों फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू यूज बोथ दिस फार्मूला. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो and use both of them on a question. I'm going to give you the question. लिया सबने स्क्रीनशॉट? हाँ सर. ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में इसको अप्लाई करो. क्या पूछ रहे हो अभिनव? नहीं, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग बैच अभिनव. आप फ्लैगशिप बैच के हो ना? आपका लेक्चर 12 बजे है. बोलो बोलो. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है पूर्वा. So now, okay. हाँ. So in the formula we do like 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So it हाँ. will be like the n2 first, like, the second excited state. N first. आप टाइप कर दोगे क्या? आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. आई कांट रियली मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग. Okay, sir. राइट. सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दोनों तरीके शो कर देता हूँ. राइट, एक तरीका था जो कि बोर्स मॉडल जो हमने पहले सीखा हुआ था, वो फॉर्मूला अप्लाई करा. ठीक है.
12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हीलियम प्लस आयन बोला हुआ है तो जेड का वैल्यू 2 है। ठीक है, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच का डी एक्साइटेशन है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 3, राइट। सो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 1 के बीच का डी एक्साइटेशन है, तो आपने यहाँ पर वैल्यूज डाल दी। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी एक्चुअली नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी इफ यू वुड हैव पुट द फॉर्मूला, बट यू रिमेंबर दैट नेगेटिव वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होगी ना, मतलब वी नीड टू इक्वेट इट टू द मैग्नीट्यूड ओनली। Also, then if you use the previous formula, right, जो आपने अभी जस्ट सीखा है रिडबर्ग वाला, तो उसमें कैसा है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। आर एच का वैल्यू आपने मीटर इनवर्स में लिया तो आपको आंसर मीटर में ही मिलेगा। ठीक है, इफ यू फॉलो यूनिट्स, तो ये वैल्यू आपने लिया, z का वैल्यू 2 लिया, n1 n2 का वैल्यू 1 and 3 लिया, and then you compute, so you get almost the same answer। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से कैसे आंसर निकालना है समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, वंडरफुल। Sir, I mean, I also approximated it a little bit and I'm getting around 258. That should हाँ be. हाँ, मतलब so जितना आप अप्रोक्सीमेट करोगे उतना आपका आंसर अप्रोक्सीमेटेड आएगा ना। ठीक है, So, sir, But- how much should we approximate? डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। Okay, sir. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दिया ना। इस क्वेश्चन का पर्पस वाजंट आस्किंग यू टू डिटरमाइन विद एक्यूरेसी, आई वांटेड यू टू apply both the formulas and understand and accept that both are the same thing, they are going to give the same answer only। ठीक है, so you can use both of these। Okay, sir. ठीक है, लिखा है ना ये z स्क्वायर है ना यहाँ पे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, In the above formula that is highlighted. ये वाला। अच्छा, वो हाइड्रोजन के लिए क्योंकि करा था ना, दैट वाज एन एंटायर डिस्कशन फॉर हाइड्रोजन, तो उसमें दैट z became 1 only। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इनफैक्ट इफ यू वुड वांट टू राइट। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे जगह बना के इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। I got it. ठीक है, ऑलराइट। अब नोटिस करना, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस और उनका जो वेवलेंथ निकालने का प्रोसेस है, ये तो हमें आ ही गया। ठीक है, अब मैं आपको कोई सा भी डी एक्साइटेशन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है, इनमें से कोई सा भी डी एक्साइटेशन के बारे में पूछ सकता हूँ, तो आप मुझे उसका वेवलेंथ बिना किसी प्रॉब्लम के बता सकते हो। Yes, sir. ठीक है, बट क्वेश्चंस को इतना आसान नहीं रखा जाता। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अगेन यू विल बी अ लिटिल अनॉयड with these terms because you will be a little confused। Okay, but these terms are there in a lot of questions and they are something which you need to comprehend first and then apply the formula। ठीक है, तो एक एक करके ये टर्म्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर पूर्वा आपका जो डाउट है ना, आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर क्यों नहीं करा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर क्यों करा। इट्स अ वैलिड डाउट पूर्वा, ऑल यू नीड टू इंश्योर इज दैट दिस टर्म इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली आप n1 n2 टर्म्स डाल दो। ठीक है, टिपिकली वैसे मैंने यहाँ पे शो करा है दैट n2 is the higher one, n1 is the lower one orbit and this is the de excitation that is happening जिसके corresponding photon निकल रहा है।
ये मैंने ऊपर भी यहाँ फॉर्मूला के साथ में डिस्क्राइब करा था, बट अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो चलेगा. ऑल यू नीड टू डू इज इंश्योर दैट यू आर पुटिंग वैल्यूज सच दैट द वेवलेंथ्स आर कमिंग पॉजिटिव. चलेगा पूर्वा? ठीक है. अब ये टर्म्स एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके साथ में. सो पहला टर्म यहाँ पे नोटिस करना. The first term that is used in a lot of questions is longest line of a spectral series. Now, if you look at the diagram, you will be confused. ठीक है? Because if I ask you, say Lyman series का longest line क्या होगा? What is the longest line of the Lyman series? 129. ठीक है? You might be saying that sir ये ऊपर infinity से जो 1 पे आ रहा है, that might be the longest line, but that is not the correct answer. ठीक है? ध्यान से सुनना. The word longest is in the context of wavelength. ठीक है? यहाँ पर longest line of spectral series means the line with the longest wavelength or the least energy gap. ठीक है? Because wavelength and energy gaps are inversely proportional to each other. So if I ask you, say as a simple question, determine the lambda max, the longest line of Lyman series of helium ion, right? तो आपके दिमाग में कैसा अप्रोच रहना चाहिए? हाउ शुड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स? हीलियम आयन सुनते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए सर Z इक्वल टू 2 होगा. लाइमन सीरीज सुनते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, इन्फिनिटी से 1. एंड इसमें अब आपको जब लैम्डा मैक्स के बारे में बोला जा रहा है तो यू हैव टू फिगर आउट द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट एनर्जी गैप. So amongst these lines, which of the following has the least energy gap? 2 to 1. Right. So now you are able to narrow down saying that this is 2 to 1. And अब आप इसका मुझे फॉर्मूला यूज करके आंसर बता सकते हो. You can use the Rydberg वाला फॉर्मूला or you can use the Bohr's model वाला फॉर्मूला. Both are fine. ठीक है? Typically I will be using Rydberg वाला फॉर्मूला and I will be leaving answer in terms of Rydberg constant. ठीक है? तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेंगी. इतना दिखा, इतना समझ में आया? हाउ वी यूज द टर्म? Yes, sir. Okay. So now you can very well understand the next term, that is the shortest line. ठीक है? नहीं आर्यन, एनर्जी गैप तो सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहे हैं ना. अभी जो एनर्जी गैप्स यहाँ पे ऊपर देखनी है वो 2 से 1 और 3 से 1 और 4 से 1, ये तो एनर्जी गैप बढ़ता ही जाएगा ना. समझ में आया? Okay, so shortest line of a spectral series would be what? Again, don't just stick to the diagram. ठीक है? डायग्राम देख के कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. It is not as per the diagram. The shortest line corresponds to the minimum wavelength or the maximum energy gap. ठीक है? So for example, if I ask you this question, that what is the minimum wavelength of Balmer series in hydrogen atom, तो अब आप मुझे आंसर कर पाओगे? गेट मी द आंसर इन टर्म ऑफ आर. रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में मुझे ये आंसर निकाल के बता दो फटाफट. So we are concluding that energy gap is inversely proportional to wavelength by the formula hc by lambda, right? हाँ. Okay.
right? Again, what is it that you are getting from each of the word in this question? हाइड्रोजन एटम से आपको समझ में आया z इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है? देन बामर सीरीज से आपको समझ में आया दैट ऑल डी एक्साइटेशंस फ्रॉम हायर लेवल टू n इक्वल टू 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, इन्फिनिटी से 2, राइट? दोज आर द डी एक्साइटेशंस. एंड अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे कम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लाइन बताओ, ठीक है? तो दिस इज अगेन, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, दिस इज नॉट एज पर द डायग्राम, ठीक है? Don't just compare the length of the line with what the diagram is, because जो डायग्राम है वो एनर्जी का डायग्राम है, वेवलेंथ का डायग्राम नहीं है ना. दिस डायग्राम इज एनर्जी डायग्राम. सो यहाँ पर लैम्डा मीन मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप. मैक्सिमम एनर्जी गैप क्या रहेगा अमंग्स द बामर लाइंस? इन्फिनिटी से 2, है कि नहीं? ट्रांजिशन समझ में Yes, आया sir. है? अब आप ये डेटा पॉइंट पुट कर दो, एक इन्फिनिटी और एक 2 डालना है आपको, राइट? तो आप कैसे डालोगे? यू नीड टू हैव पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है? सो वैसे तो आपको अगर फॉर्मूला याद है कि ऊपर वाला n2 और नीचे वाला n1 होता था, तो या तो वो अगर याद है तो उस हिसाब से फॉर्मूला पुट कर दो, अदरवाइज यू पुट इट इन दिस वे दैट यू नो दैट पॉजिटिव वैल्यू आए यहाँ पर. सो ये r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर. एंड 1/infinity क्या होता है? 0. 1/infinity is 0, like negligible quantity. तो उसको आप neglect ही कर दो and you get the answer that lambda comes out to be equal to 4/r. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है. हाँ हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो? So, the energy gap between two successive orbits, it decreases as we move away from the nucleus, but the energy gap between n equal to 1 and the nth orbit increases, right? हाँ मतलब ये तो आप देखोगे ना, आप एक ऑर्बिट अगर फिक्स कर लोगे तो जैसे जैसे आप और ऑर्बिट्स के साथ में उसका गैप ढूंढोगे तो वो बढ़ता जाएगा ना, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. लाइक यू कैन सी दैट ओवर है 2 से 1 का गैप और 3 से 1 का गैप, तो 3 से 1 का ज़्यादा होगा ना, Yes, sir. ठीक है? So I just had that doubt because we had made the radius diagrams and energy diagrams, and in that we were saying that as we move away from the nucleus, energy gap between successive orbits decreases. करेक्ट. सो अगर मैं एक प्रॉपर एनर्जी डायग्राम आपके सामने शो करूंगा, लाइक हाउ वी सॉ इन द लास्ट क्लास और लास्ट टू लास्ट क्लास, ये था ना. सो इसमें यू कैन सी दैट यस, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स इज डिक्रीजिंग, बट इफ आई आस्क यू टू ऑब्जर्व, ये फर्स्ट लाइमन लाइन है और ये सेकंड लाइमन लाइन है, Then increases 12.69. ठीक है? All right. Then let's capture 2 more terms. So there is another term called as first line of a spectral series. Okay, now this is as per the diagram that we are seeing in front of us. So if I ask you, determine the lambda of the first line of bracket series in hydrogen atom. तो अब आप हाइड्रोजन एटम मतलब z इक्वल टू 1 लोगे, ब्रैकेट सीरीज मतलब व्हाट आर द डी एक्साइटेशंस? 5 to 4. Up to n equal to 4. अप टू लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, हाँ, n इक्वल टू 4. सो एनी फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n इक्वल टू 4, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, ये सब आएंगे आपके दिमाग में. तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या होगा एज पर द डायग्राम? दैट विल बी 5 to 4. 5 to 4, ठीक है? सो ये आप फिगर आउट करके अब फॉर्मूला में पुट कर देना एंड यू विल गेट द वेवलेंथ. समझ में आया? एंड इसी तरीके से सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर रीड करना रहेगा. इज दैट क्लियर? Yes.
So can you get me an answer to this question? Calculate the wavelength of second line of Balmer series in helium ion. All right, so आपने अगेन थॉट प्रोसेस सेम है. हीलियम आयन मतलब Z इक्वल टू 2. बामर सीरीज मतलब ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 2 एंड उसमें सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा 4 से 2, है कि नहीं? हाँ सर. अब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे वर्क करना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ऐसे लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट, ठीक है, सीरीज लिमिट वर्ड यूज करा जाता है लास्ट लाइन के लिए, ये भी आप फिगर आउट कर सकते हो. ठीक है, so if I ask you a question, determine the lambda of series limit of Lyman series in hydrogen atom, what will be your answer? 1/r. हाँ, right? कर पा रहे हैं बाकी लोग भी फिगर आउट? Which transition does this belong to? हाइड्रोजन एटम मतलब Z इक्वल टू 1. लाइमन सीरीज मतलब ऑल डी एक्साइटेशंस टू n इक्वल टू 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, राइट. उसमें लास्ट लाइन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से 1, राइट. तो उसको आप यहाँ पुट कर दो इन द फॉर्मूला, यू विल गेट 1 upon R. 1 अपॉन r. परफेक्ट. ठीक है, अच्छा एक दो क्विक क्वेश्चंस और मैं पूछ लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो. Is it true or false? First line of any spectral series is the longest line of that spectral series. Is it true or false? True. Correct. Right, that first line would correspond to the least energy gap, right? What about this statement? Last line of any spectral series is its shortest True. line? True. True. ये भी correct है, right? This would correspond to its maximum energy gap.
ठीक है, सो ये टर्म्स जो है इनके साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, until unless you practice some 10-15 questions on it, you feel a little discomfort because ये counter intuitive to the diagram है ना, like इस लाइन को longest बोला जा रहा है और इस लाइन को shortest बोला जा रहा है, तो आपके दिमाग में वो एक confusion रहता है, ठीक है, एंड वो स्टार्टिंग में रहेगा, स्पेशली मतलब जब मैं आपको क्वेश्चंस भी ट्राई करने के लिए दूंगा, बट थोड़ा 10-15 क्वेश्चंस कर लोगे तो यू विल फील दैट कंफर्ट, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आप ये स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस ट्राई कर पाओगे। आई विल सेंड अक्रॉस सम क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस ओवर द वीकेंड, देन इन द नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर इट इज देयर, ट्यूसडे या मंडे, हम लोग जो हमारा पिछला बचा हुआ डाउट्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे एंड थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Sir, is there like a range of the visible wavelengths? हाँ, रहता है ना, 400 से 700 नैनोमीटर या 400 से 800 नैनोमीटर रफली। Okay, sir. Thank you. All right. Any other question? And sir, nanometer is 10⁻⁹, right? Yes. सर हाँ बोलो। तो वो जो लास्ट क्लास आपने डीपीपी डिस्कस किया था उसमें मेरा एक पूछना, मतलब सम में डाउट नहीं था, एक सम का आंसर मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन 15.59 समथिंग आ रहा था। तो सर वो होल नंबर करना पड़ेगा ना, कोई भी नेचुरल नंबर ही हो सकता है ना? करेक्ट करेक्ट। जी आंसरिंग की में 16 दिया था, दैट इज व्हाई। नहीं नहीं, वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नंबर नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलो, ऑल राइट देन, आज का डिस्कशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस। Thank you.